बच्चों हमारा चैप्टर 8 महिलाएं जाति एवं सुधार कंप्लीट हो गया है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन व प्रसार किया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारकों के नाम दिए गए हैं। हमें उनके द्वारा समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए गए उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय जी का। जरा याद कीजिए क्या किया था राजा राम मोहन राय जी ने। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का जो कुप्रथा थी उसका विरोध किया था, और उनके आधार पर ही बाद में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। वीरेसलिंगम पंतुलु जी, ये इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु भाषी इलाके थे उन इलाकों में विधवा विवाह के समर्थन के लिए संगठन बनाया। नेक्स्ट है ज्योतिराव फूले जी। तो ज्योतिराव फूले जी ने क्या किया था, इन्होंने सत्यशोधक जो समाज है उसकी स्थापना की, एक संगठन बनाया और इस संगठन के माध्यम से जातीय समानता के लिए कार्य किया। इन्होंने जाति आधारित समाज की आलोचना भी की। नेक्स्ट है पंडिता रमाबाई जी। तो पंडिता रमाबाई जी संस्कृत की विद्वान, और इसके लिए ही इनको पंडिता की उपाधि मिली थी। क्या कार्य किया इन्होंने महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया और पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ पर जो ससुराल से पीड़ित महिलाएं थी उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाता था। नेक्स्ट है पेरियार जी। इन्होंने जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनकी इस आधार पर आलोचना की कि जो ब्राह्मण वर्ग के या जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो इन्हीं ग्रंथों का सहारा लेकर के जो निचली जाति के लोग हैं उन पर अत्याचार करते हैं। तो हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना की, साथ ही निचली जाति के लोगों को संगठित करके स्वाभिमान आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है मुमताज़ अली जी, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया और इसके लिए जो उन्होंने कुरान शरीफ की आयतें हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईश्वरचंद विद्यासागर जी। इन्होंने महिला शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह करने के लिए कार्य किया। इन्हीं के प्रयासों से आगे चलकर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बन पाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें कथन का अध्ययन करना है और फिर सही या गलत बताना है। फर्स्ट कथन है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए थे। बिल्कुल सही है, बंगाल पर कब्जा करते ही उन्होंने नवीन कानूनों का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार करने के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता है। बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि राजा राम मोहन राय जी ने इन्हीं ग्रंथों का सहारा लेकर के सती प्रथा का विरोध किया, साथ ही जाति प्रथा का भी विरोध किया था, और आगे चल करके ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने भी इन धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, विधवा पुनर्विवाह करने की बात कही थी। तो ये कथन गलत है क्योंकि वो प्राचीन ग्रंथों से दूर नहीं रहते थे। सुधारकों को देश से सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बात कही तो कट्टर लोग थे, कट्टर जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने विद्यासागर जी का बहिष्कार भी कर दिया था, तो उनके सभी लोगों का समर्थन उन्हें नहीं मिला था। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। तो बिल्कुल गलत है, 1829 में नहीं, यह 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि राजा राम मोहन राय जी जैसे सुधारक थे, इन्होंने सबसे पहले ये प्रयोग किया, बाद में अन्य सुधारकों ने भी सहारा लिया। ये लोग समाज सुधारक ये जब भी किसी समाज की हानिकारक प्रथा को चुनौती देते थे, कुप्रथा को चुनौती देते थे, तो ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के कुछ ऐसे श्लोक या वाक्य खोजते थे जो कि उनकी बातों का समर्थन करें कि हाँ ये कुप्रथा गलत है। इसके बाद वे दलील देते थे कि वर्तमान में जो रीति रिवाज है, जैसे हमने देखा राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध करने के लिए इन्हीं धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। जब समाज सुधारकों ने बड़े पैमाने पर बच्चियों के लिए विद्यालय की स्थापना की तो बच्चियों के जो अभिभावक थे उनके पास बहुत सारे तर्क होते थे, जैसे कि उनका ये मानना था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी और वो अपना जो परंपरागत घर के काम हैं वो नहीं कर पाएंगी, यानी अपने पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक रास्तों से गुजरना पड़ेगा, सार्वजनिक स्थानों से जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। और साथ में उनका ये भी मानना था कि शिक्षा ग्रहण करने पे लड़की बिगड़ जाएगी, उसके चरित्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो तर्क थे लोगों के द्वारा दिए गए थे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ तो किस कारण? हम हमारे पिछले अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ईसाई प्रचारक आए थे। उनकी आलोचना इसलिए की गई थी कि वो यहाँ के लोगों को अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो आलोचना का कारण ये है कि वो भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य जो पश्चिमी देशों की संस्कृति थी उसको भारतीयों पर लाद देंगे, ऐसा कहकर आलोचना की जा रही थी। साथ ही ये भी तर्क दिया जा रहा था कि ये जनजातीय लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनका भी धर्म परिवर्तन करा देंगे, तो इसलिए आलोचना की गई थी। लेकिन इनको समर्थन भी दिया गया। हमने इसी हमारे अध्याय में देखा कि किस तरह से उन्होंने दलित वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए विद्यालय की स्थापना की थी, है ना, स्कूलों की स्थापना की थी। साथ ही ये लोग स्त्री पुरुष समानता के भी पक्षधर थे। तो ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पर ईसाई मिशनरियों का समर्थन किया गया कि भाई भारतीय समाज में जो स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव है ये उसका भी विरोध करते थे। और दलित लोगों के लिए इन्होंने विद्यालय की स्थापना की, निम्न लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, तो इसलिए इनका समर्थन भी हुआ। और विरोध इसलिए हुआ कि ये तो भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देंगे और भारतीयों पर ईसाई धर्म को थोप देंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? तो हमने देखा कि जो निम्न मानी जाने वाली जातियां थी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अवसर पैदा हुए। वो लोग नए नए काम की तलाश में शहरों में आने लग गए। वहाँ पे कारखाने और नगर पालिका में जो नौकरियाँ निकली थी उनमें नौकरियाँ करने लग गए थे। ठीक है, जिसमें कि मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे लाइन, स्टेशन आदि जो भी निर्माण कार्य चलते थे उनमें मजदूरी का काम करते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग दूसरे देशों में, मॉरिशस, त्रिनिदाद, यहाँ पर जो बागान स्थापित थे वहाँ पर भी कार्य करने के लिए जाने लग गए थे। इसके अलावा हमने देखा कि सेना में भी इनको नौकरी प्राप्त हुई थी। महार रेजिमेंट का उदाहरण हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्योतिराव व अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानता की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया? तो इन्होंने बताया कि जो जातिगत आधार पर असमानता हो रही है वो गलत है, आलोचना की। और इन्होंने इसके लिए तर्क दिया। ज्योतिराव फूले ने कहा कि ब्राह्मण जो ये कहते हैं कि हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो ये उनका दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्य है जो ये जाति है ये बाहर से आई है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की नहीं है। इन्होंने यहाँ आर्य जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हरा दिया और गुलाम बना लिया। तो ये जो कह रहे हैं ना ये हमारी ज़मीन है, संपत्ति है, उनकी नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ की जो मूल निवासी है जिन्हें निम्न जाति कहकर संबोधित किया जा रहा है उनकी संपत्ति है। तो इस तरह से उन्होंने इसको सही ठहराया कि भाई जो विरोध किया जा रहा है जातीय असमानताओं का वो ठीक है। इसी तरह से हरिदास ठाकुर जी का भी हमने देखा कि इन्होंने जाति व्यवस्था को जो सही ठहरा रहे थे ब्राह्मणवादी ग्रंथ उनका विरोध किया था। अंबेडकर जी ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से जो उच्च जातीय संरचना थी उस पर कटाक्ष किया और इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को दिखाया कि समाज को जातीय जो पूर्वाग्रह हैं उसमें जकड़कर नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? क्योंकि 1873 में जब फूले ने गुलामगिरी नामक जो अपनी पुस्तक लिखी, इस पुस्तक को लिखने से लगभग 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। उसके फलस्वरूप मैंने आपको पाठ के दौरान बताया था कि अमेरिका में जो दास प्रथा थी, गुलामी की जो प्रथा थी, अमानवीय प्रथा, उसको समाप्त किया गया था। तो फूले ने जो भारत की निम्न जातियाँ थी और अमेरिका में जो काले जो गुलाम लोग थे, दास लोग थे, उनकी समानता बताई कि जिस तरह से भारत में दलितों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, ठीक उसी तरह से ही अमेरिका में काले गुलामों के साथ असमान व्यवहार होता था। तो उन्होंने समानता करते हुए बताया कि जिस तरह से अमेरिका में गुलामी को समाप्त किया गया है, दास प्रथा को समाप्त किया गया है, उसी तरह भारत में भी ये जातीय असमानता समाप्त होनी चाहिए। इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? हमने देखा अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए, बचपन से ही उनको जातीय असमानता का शिकार होना पड़ा। जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रहों को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था। जब वो अमेरिका से अध्ययन करके भारत लौटे, उच्च शिक्षा का अध्ययन करके, तो उन्होंने यहाँ जातीय जो सत्ता संरचना थी, निम्न जाति के साथ जो असमानता का व्यवहार होता था, उस पर लिखना शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने 1927 से 1935 के बीच में मंदिरों में प्रवेश करने के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, क्योंकि उस वक्त निम्न जातियों को, दलित वर्ग को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इन जो ये मंदिर प्रवेश आंदोलन थे, इसके माध्यम से अम्बेडकर ने देश को ये बताना चाहा कि समाज को जातीय पूर्वाग्रहों में नहीं जकड़ा जा सकता है, बल्कि ये जातीय पूर्वाग्रह भी लगातार विरोध के माध्यम से कमजोर पड़ने लग जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर जी राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? तो हम देखते हैं कि फूले ने जातीय व्यवस्था की आलोचना
को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ जातीय व्यवस्था की असमानता तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज में जितनी भी असमानताएं थी, महिलाओं के साथ जो असमानता का व्यवहार हो रहा है, काले गुलामों के साथ जो अमेरिका में व्यवहार होता था, तो उन सब के साथ जोड़ दिया और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में वो गहरे तौर पर चिंतित थे। तो ये हमने विचार देखे ज्योतिराव फुले के। इसी तरह से पेरियार ने भी अपने दलीलों के माध्यम से, जो उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था, उन आंदोलनों के माध्यम से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच में उन्होंने जो विचार दिए, तो नेताओं भी आत्म मंथन का दौर प्रारंभ हुआ, उन लोगों के बीच में भी विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। लोग अब सोचने लग गए, जो राष्ट्रवादी नेता थे वो सोचने लग गए कि हाँ, ये जो जाति व्यवस्था है, जो जातीय कुप्रथा है, उसको समाप्त करना चाहिए। तो उनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, राष्ट्रवादी नेता सोचने लग गए, जातीय बंधन थोड़े ढीले पड़े, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उस वक्त चल रहा था अंग्रेज शासन के विरोध में, औपनिवेशिक शासन के विरोध में, तो इस राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ी एकता आई, क्योंकि अब तक समाज क्या है, जातियों में बटा हुआ है। जब जातियों में धीरे धीरे एकता स्थापित होगी, जब हम लोग संगठित होंगे, तभी तो हम लोग विदेशी शासन का विरोध कर पाएंगे। तो जो ज्योतिराव फुले जी ने तर्क दिए कि, और अंबेडकर जी ने प्रयास किए, पेरियार जी ने प्रयास किए, तो उन्होंने हमारे देश का जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उन राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, हमारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ। धन्यवाद।